यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिलहाल ब्रेक पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों की बात करेंगे। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। मतदान के महापर्व की बात करेंगे। छिटपुट हिंसा के बावजूद मतदान के लिए भारी उत्साह है दोनों राज्यों में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में भी। छिटपुट हिंसा पश्चिम बंगाल में देखी गई है, लेकिन जो मतदाताओं का उत्साह है वो सब पर भारी है। और बात होगी इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी की। आखिर पाकिस्तान क्यों है बौखलाया? पीएम ने दिया था संदेश कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो क्या है इस संदेश के मायने? क्या अब एक वर्ष के बाद इस संदेश से कुछ और निकल रहा है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 62% से अधिक मतदान। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और हुमायूं कबीर के बीच झड़प, तो वहीं मुर्शिदाबाद के ही डोमकल में टीएमसी पर वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप। चुनाव आयोग ने हिंसा से जुड़ी खबरों का संज्ञान लिया, मांगी रिपोर्ट। तमिलनाडु में नई सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों में लगी भारी भीड़। दोपहर 1 बजे तक 56% से अधिक मतदान। 4023 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में हो जाएगा कैद। दिग्गजों ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार को घेरा, कहा अब की बार जनता भ्रष्टाचार के बजाय भाजपा के विकास के विजन को अपनाएगी। और खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के सख्त संदेश के साथ इंडस वाटर ट्रीटी पर लगी रोक से इन गर्मियों में पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान ने फिर खेला विक्टिम कार्ड, भारत पर लगाया अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ने का आरोप। 1960 में जवाहरलाल नेहरू का दिया जल समझौता अब बना है कूटनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा। तो इससे पहले कि हम आपको मतदान के महापर्व की खबरें दिखाएं, लेकिन दूसरे चरण के लिए जो प्रचार है वो भी लगातार जारी है। तो आपको सीधे लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली में, जहां पर अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आशुतोष मुखर्जी का मकान है, घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद 15 करोड़ खर्च कर आशुतोष जी और श्यामा प्रसाद जी का भव्य स्मारक बालागढ़ में बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये बंगाल का जो चुनाव है उसमें 29 तारीख को आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। दबाएंगे ना? अरे दीदी लोग बोलो, दबाएंगे ना? मगर बटन इस सुमना बहन को विधायक बनाने के लिए नहीं दबाना है। भाजपा सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है। बटन दबाना है बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना। मुझे बताओ बालागढ़ वालों, ये बंगाल की भूमि पर से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? दीदी लोग भी बताए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या दीदी निकालेगी? जरा जोर से बोलो, दीदी निकालेगी? भाईपो निकालेंगे? अरे सुमना को विधायक बना दो, हम चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम।
और भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए हमारे बंगाल के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं, गरीबों का राशन खा रहे हैं और देश को असुरक्षित करने का काम करते हैं। 5 तारीख के बाद बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा। ये भाजपा का वादा है। और जो घुस गए हैं उनको सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, वोटर लिस्ट से नहीं, उनको बंगाल की भूमि से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। मैं आज कहकर जाता हूं, सुकना सरकार को एमएलए बना दो, इस सारे नाव बनाने के कारखाने हम फिर से एक बार शुरू कर देंगे। भाइयों, मुझे बताओ भाई, सिंडिकेट से आप परेशान हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, हो या नहीं हो? बालू लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को कट मनी देना पड़ता है ना। सीमेंट लेना है तो भाईपो टैक्स देना पड़ता है ना। अब चिंता मत करना, ममता को टाटा बाय बाय करो। आप ममता को टाटा बाय बाय करो, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम। भाइयों बहनों, अवैध बालू खनन, मिट्टी की तस्करी, गौ माता की तस्करी करने वालों के लिए बंगाल की भूमि पर कोई जगह नहीं बचेगी, कोई जगह। डालें इसको, बताइए जल्दी। तो आप देख रहे थे अमित शाह को, जो इस वक्त हुगली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वो बीजेपी को वोट दें और ममता बनर्जी का जो शासन है उसको खत्म करें। अपने अपने पक्ष में लोग प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस तरह से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद मतदान के इस महापर्व में क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाएंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो मतदान के महापर्व की बात करेंगे। छिटपुट हिंसा के बावजूद मतदान के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, और तमिलनाडु में भी जबरदस्त उत्साह है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लोकतंत्र का महापर्व अपने चरम पर दिखाई दिया। जहां एक ओर मतदाताओं का उत्साह चरम पर था, वहीं दूसरी ओर बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की छाया ने चुनावी प्रक्रिया को चुनौती जरूर दी, लेकिन मतदाताओं का उत्साह मंद नहीं पड़ा। सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हुआ, दोनों राज्यों में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें इस बात का संकेत दे रही थी कि जनता इस बार निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक साथ मतदान ने इस चुनाव को और अधिक अहम बना दिया है, जहां त्रिकोणीय मुकाबले में राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया गया है। तो दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा था तमिलनाडु का, उसमें 56.81% मतदान दर्ज था, लेकिन ये
जो आंकड़ा है काफी और ज्यादा बढ़ गया है। इसके हम आपको बहुत जल्द रूबरू कराएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में इस बार का रिकॉर्ड वोटिंग की संभावना बन रही है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का जो उत्साह है वो विशेष रूप से देखते ही बनता है, जो विकास और स्थिर सरकार की अपेक्षा के साथ मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान हो रहा है और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2021 में चुनावी आंकड़े बताते हैं कि जिन सीटों पर मतदान इस बार हो रहा है उनमें से 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी पिछली बार, जबकि शेष सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई दिया था। यही कारण है कि इस चरण को पूरे चुनाव का निर्णायक मोड़ मान रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक। हालांकि पश्चिम बंगाल में मतदान के साथ साथ हिंसा की खबरों ने भी चिंता बढ़ाई है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर हमला इस चुनावी हिंसा का एक गंभीर पहलू सामने आया है। वहीं मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और साथ ही साथ AUJP यानी कि आम जनता उन्नयन पार्टी जो कि हुमायूं कबीर की पार्टी है, उनके बीच तीखी झड़प की भी तस्वीरें सामने आई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ी और कई स्थानों पर लाठीचार्ज कर भीड़ को उन्होंने तितर-बितर किया, स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। चुनाव आयोग ने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। मतदान को सुचारू रूप से जारी रखने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के मामले में भी चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारी हिंसा के बीच के बावजूद तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में जो मतदान है वो 78.77% हो गया है दोपहर 3 बजे तक, और तमिलनाडु में ये जो मतदान है ये 70% के पार लगभग जाता हुआ दिखाई दे रहा है 3 बजे दिन तक। तो तमिलनाडु में तो शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कहीं छिटपुट हिंसा देखने को मिली भी है, लेकिन जो मतदाता हैं वो जबरदस्त उत्साह में है। 78.77% मतदान हो गया है। राजनीतिक स्तर पर भी इस चुनाव में बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी का प्रभाव अभी भी बरकरार है और एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी इस बार अपने चुनाव क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार करती नजर आई, जो उनके चुनावी रणनीति में आए बदलाव को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनको स्वयं अपने चुनाव क्षेत्र की चिंता है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने मतदाताओं से भयमुक्त होकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि हर एक वोट राज्य के भविष्य, विकास और सुरक्षा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में विशेष रूप से कहा कि जनता का एक वोट भयमुक्त वातावरण और सुशासन की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकता है। वहीं उन्होंने चुनावी हिंसा पर भी अप्रत्यक्ष रूप से चिंता जताई। इस पूरे परिदृश्य में एक और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण, तेज और उत्साहपूर्ण मतदान लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बनकर उभरा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी हिंसा और तनाव के बावजूद मतदाताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक विश्वास पूरी तरह से अडिग है, स्थिर है और जनता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। दिन में 3 बजे तक, आप समझिए कि दिन में 3 बजे तक 78.77% मतदान पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में 70% मतदान, तो दिखाता है कि मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो SIR हुआ था उसका भी प्रतिफल आप इसमें जोड़ सकते हैं कि अब कोई बोगस वोटिंग नहीं हो रही है और जो लोग मौजूद हैं उन्हीं के वोट डाले जा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के लिए नादिया के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी प्रक्रिया के बारे में कहा कि राज्य में इस बार चुनावी हिंसा में काफी कमी आई है और 50 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, इसलिए लोग भयमुक्त होकर मतदान में हिस्सा लें। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है, बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र,
हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय भय भय। उधर कांग्रेस नेता और उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने भी सीआरपीएफ तैनाती की सराहना की है। अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रहे हैं। और तो सारे एजेंट आपके बूथ पे हैं? हाँ बूथ पे है, जाके देखिए ना। तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि सीआरपीएफ जो है, सेंट्रल फोर्सेस जो है वो अच्छा काम कर रही है और जाकर देखिए बूथ पर वो तैनात है। और इस बार ये परिवर्तन जरूर आया है कि जहां भी हिंसा की रिपोर्ट हुई है वहां पर तुरंत सीआरपीएफ को बड़ी संख्या में और ज्यादा बल तैनात किया गया है, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है, जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज किया गया है और फोर्सेस ने उस पूरे एरिया को डोमिनेट किया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता मौजूद हैं। सौरभ दत्ता हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देंगे। सौरभ दत्ता, 3 बजे दिन तक 78.77% मतदान क्या दर्शाता है? क्या ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है? किस तरह से मतदान हो रहा है? सारी जानकारी दीजिए। निखिल, देखिए सुबह से ही बंगाल की जो ये 16 जिले के 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वही स्ट्राइक रेट अभी 3 बजे तक बरकरार रखा है। और सबसे बड़ी जो सरप्राइज एलिमेंट है कि इस दफे में जंगलमहल बेल्ट पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट में सुबह के वक्त इस समय धूप रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि सुबह से 6 से 9 या 10 बजे तक इसमें अच्छा पोलिंग होता है, फिर एक डाउन होता है, फिर जाके 4 बजे या 5 बजे के बाद ग्राफ उठता है। लेकिन इस बार देखा गया कि लगातार 3 बजे तक भी इन सारे जिलों में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज सुबह से जो डिस्ट्रिक्ट पे वोटिंग पर कुछ इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जो वायलेंस की जो घटनाएं घटी है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आप अगर मुर्शिदाबाद का बात कर ले कि अगर 80% के ऊपर कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आए हैं, तो आप मुर्शिदाबाद में देखिए शमशेरगंज में देखा जा रहा है कि वहाँ पे 80+ पोलिंग हुआ है 3 बजे तक। और शमशेरगंज एक साल पहले वहाँ पे वो घटना घटी थी जहाँ पे हिंदू घरों को आग लगा दिया गया था। वो जो घटना घटी थी शमशेरगंज में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पोलिंग देखने को मिल रहा है। वैष्णव नगर, ये भी मुर्शिदाबाद का एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर भी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, 80 से ज़्यादा परसेंटेज है। भगवान गोला 83.92, भगवानपुर 81.20, और आप अगर वेस्ट मिदनापुर पे झारग्राम के देख लीजिए तो 82.62 बीनपुर। फिर आप आइए चंद्रकोना, पश्चिम मेदिनीपुर के अंदर आता है 84.19, कोच बिहार उत्तर 80.67, दांतन 81.31 पश्चिम मेदिनीपुर, डेबरा 81.48 पश्चिम मेदिनीपुर, दीनहाटा 80.21। मतलब लगभग 3 बजे के अंदर इतनी 80 से ज्यादा पोलिंग इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 152 के अंदर, ये काफी चौंकाने वाला एक आंकड़ा दिखा रहा है। और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि पिछले कई सालों में ऐसा देखा नहीं गया। बंगाल का वोटिंग परसेंटेज ऑलवेज हाई रहता है, लेकिन 3 बजे के अंदर 80%, अगर आप ओवरऑल एग्रीगेट की बात करें तो वो 78.77 से आता है। और काफी सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो अभी 3 बजे में 80 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो कहीं ना कहीं जाके जो चुनाव जब घोषित हुआ था, उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग के तरफ से वोटर्स को ये आश्वासन दिया गया था कि इस बार आप पोल कीजिए, घर में मत बैठे रहिए, आप पोलिंग बूथ तक जाइए और निर्भय होकर जाइए, भय मुक्त होकर जाइए। तो कहीं ना कहीं जाके वो आश्वास पे बंगाल की जनता अपनी भरोसा जताती है। ये आंकड़े, ये वोटिंग परसेंटेज एक बात साफ करी है। दूसरी बात ये है कि अगर दोनों पार्टियों की आप अगर देखें, जो नैरेटिव था टीएमसी का लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ एक
नैरेटिव था, क्रिटिसिज्म था, एसआईआर को लेकर एक क्रिटिसिज्म था। यहाँ तक कि ये आशंका जताई जाती थी जो जिन लोगों का नाम नहीं उठा शायद वो इस बार पोल ना करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 80% से जो आंकड़े इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आए हैं, इससे साफ पता चलता है कि लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। अब इस वोट किसके लिए दिए हैं? बीजेपी के मुद्दों के लिए दिए हैं क्या? नारी सुरक्षा, उद्योगहीनता, बेरोजगारी, एक के बाद एक घोटाला, घुसपैठिया, जो सारे मुद्दे बीजेपी ने उठाए उसके पक्ष में ये वोट है या फिर टीएमसी के पक्ष में ये वोट है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन रूलिंग पार्टी जो 15 साल शासनकाल कर रही है, फिर भी 80% से ज्यादा वोट हो रहा है, वो भी 3 बजे तक। ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड माना जा रहा है। एक बात और आपसे टीएमसी को समझना चाहेंगे सौरभ जी, चिंता में रखने सौरभ वाली एक बात और समझना बात है। चाहेंगे कि ये जो कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा हुई है, उसको किस तरह से जो सेंट्रल फोर्सेस है उन्होंने कैसे टैकल किया है, चुनाव आयोग उसको लेकर के क्या कर रहा है, और अगर आप कंपैरिजन करें पहले के चुनावों का, इससे पहले भी आपने चुनाव कवर किए हैं, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? देखिए, पहले तो ये बात है 1 बजे तक चुनाव आयोग के यहाँ पे 1400 कंप्लेन दर्ज हुए हैं। ये संख्या चुनाव आयोग के अधिकारी ही कह रहे हैं कि ये संख्या काफी लो है 2024 के हिसाब से, 2024 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से। आप लगभग कह रहे हैं कि वो लोग 45 से 50% कंप्लेन इस बार कम आया है। दूसरी बात यह है, जो चुनाव पिछले चुनाव में हमने देखा है कि कहीं पे घटना घट गई है, लेकिन फिर भी पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। जो मीडिया है वो पहले पहुंच जाती है, लेकिन एक समय होता है, एक वैक्यूम पीरियड होता है, आधा घंटा 1 घंटा पुलिस नहीं पहुंचती है, और उसको लेकर हर जो वहाँ पे जो विक्टिम होते हैं, वो जो पक्ष होते हैं, लगा ज्यादा तौर पर विरोधी दल जो है उनके तरफ से ये कहा जाता है, वो लगातार चुनाव आयोग को कहते हैं कि चुनाव आयोग काम नहीं करता है, चुनाव आयोग ने देखा नहीं ये सारी बात। लेकिन इस बार आप देखें कि ना शासक की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से जी, आप 3 बजे, अभी 3:30 बजने को बजा है, लेकिन एक भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस बाइट आप दिखा नहीं पाएंगे कि जिसमें खूब बड़ी कोई आरोप चुनाव आयोग के खिलाफ है, कोई घटना को लेकर। लगभग हर पार्टी कह रही है कि अच्छा चुनाव हो रहा है। ये एक साइन बंगाल में एक चेंज नजर आ रहा है कि हर पार्टी कह रहा है कि अच्छा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो घटना घटी, पहली तो डोमकॉल की घटना थी, जहां पे वोटर्स को डराया गया था, धमकाया गया था। एक मोड़ पे टीएमसी के लोग थे, वो जाने नहीं दे रहे थे बूथ तक। वहां पे तुरंत सेक्टर ऑफिसर के पुलिस पहुंची और उस जमात को वहां से हटा दिया गया। फिर तूफानगंज में एक ही चीज देखने को मिला। फिर मुर्शिदाबाद नौदा में, जहां पे टीएमसी और हुमायूं कबीर के पार्टी के बीच झड़प हुआ, वहां भी सेंट्रल फोर्स को टैकल करना पड़ा पूरा सिचुएशन। बाद में हुमायूं कबीर के ऊपर गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ। आसनसोल दक्षिण में अग्निमित्रा पाल बीजेपी के जो विधायक रह चुकी हैं और अभी इस बार उम्मीदवार है, उनके गाड़ी पे अटैक हुआ। कुमारगंज, वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ। लाभपुर, वहां के बीजेपी के एजेंट लहूलुहान हुए। और इन सारे मामलों में अभी सब अरेस्ट, कुमारगंज में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। लाभपुर में जो भी एक्यूज हैं उन सबको अरेस्ट किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच रही है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कम से कम जो घटनाएं हो रही है उसमें तुरंत अरेस्टिंग हो रही है, पहुंच रही है सुरक्षा बल, और लगातार जो पोलिंग है उसको दोबारा ठीक कराया जा रहा है। और कई जगहों पर मुझे उम्मीद है कि इस बार शायद रीपोल भी होंगे ऐसी जगहों पर जहां पर मारपीट हुई है, क्या हुई है, ये तो खैर शाम होते होते पता चलेगा कि कहां पर क्या स्थिति रही है। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को, खासतौर पर क्या अंतर आप देख पा रहे हैं, और ये जो लगभग 80% तक दिन में 3 बजे तक वोटिंग हो जाना, कैसे इसको देखते हैं? निखिल, जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में ही बताया है, स्वच्छ मतदान, तो ये स्वच्छ मतदान का जो असर है वो सीधे सीधे एसआईआर को ये क्रेडिट जाता है। हमने बिहार में भी देखा है, बिहार में अपने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। एसआईआर के बाद बिहार का वो पहला चुनाव था, और जिसमें हमने देखा कि 30 साल के बाद बिहार में 70+ के क्रॉस किया था उसका रिकॉर्ड। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव 6 बजे के आते ही आते ये कम से कम ये 90% तक जाएगा।
जी। और आप इसी तरह से आप तमिलनाडु में देखिए कि वहां भी ये 80-85 का ये आंकड़ा छुएगा। तो सीधी सीधी बात, अगर आप इसे डेटा को देखें कि तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। उसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनका दिवंगत भी होंगे, कई लोग थे जो अपना लोकेशन चेंज कर लिए होंगे, कई लोग थे जो अपना बूथ से चेंज कर लिए होंगे, लेकिन वो मतदान में सारे प्रक्रिया में वो परसेंटेज में जुटता था। पश्चिम बंगाल में ठीक वही हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जितनी आशंकाएं थी, कम से कम आज का फर्स्ट फेज का मतदान ने उस आशंकाओं को दूर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग का इस बार की मॉनिटरिंग। चुनाव आयोग ने जिस बार काम किया है, जो सीसीटीवी कैमरा से हर पोलिंग बूथ को उसने कनेक्ट किया, हर पोलिंग बूथ पे यहां तक कहा है कि जिस पोलिंग बूथ पे अगर वो सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करेगा तो वो पोलिंग स्टेशन को, बूथ को हम कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए कि कहीं से भी चुनाव आयोग ने इस तरह का कोई मिस हैपनिंग की कोई पोजीशन का कर लेने का किसी पार्टी को ये मौका दिया नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है कि 2021 की जब आप तुलना कर रहे थे, सौरभ को पूछ रहे थे, तो 2021 का जो डिप्लॉयमेंट था, वो डिप्लॉयमेंट में वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सीआरपीएफ का भले ही 20 बटालियन उनके पास में हो, लेकिन वो मौके पर नहीं भेजते थे। इस बार देखिए सेंसिटिव कितना बना हुआ है कि एक जगह कहीं से खबर आती है और तुरंत सेंट्रल फोर्सेज का वहां 5 मिनट के अंदर में रेस्क्यू होता है। तो ये सारी चीजें बताता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए चुनाव आयोग का जो इस बार का काम है वो तो शानदार काम है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, दोनों के पॉलिटिक्स को आप समझिए कि जो लोग किस तरह से समझ रहे हैं। दोनों जगह के चीफ मिनिस्टर हैंड ओवर टेक ओवर का पोजीशन में है। वहां भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर उदयनिधि को पूरी तरह से सामने में ला के वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर हम कम बैक करेंगे तो उदयनिधि एक चेहरा होंगे। ठीक ममता बनर्जी का भी है कि वो पूरा का पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट वो अपने भतीजे को, अभिषेक को सामने में ला रहे हैं। तो ये चीज लोगों को पता है, ये लोगों को पता है कि इस चुनाव के बाद अगर टीएमसी जीतती है तो पावर में शेयर में कौन होगा, फेस कौन होगा। ये बात तमिलनाडु में भी लोग बात कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वहां भी कह रहे हैं कि उदयनिधि के लिए ये चुनाव है। तो ये चीजें देखिए तमिलनाडु में एकदम से ट्रायंगुलर फोर्स में है कि वहां अगर एडीएमके है, एनडीए का जो अलायंस है, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है जो डीएमके का है, स्टालिन उसको लीड कर रहे हैं, टीवीके का विजय का जो ये आप भीड़ देख रहे हैं वो उनके सभाओं में देखी गई। अगर वाकई में वो पोलिंग बूथ तक वो सेंटिमेंट को पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि इस बड़ी जो अभी का हमारे साथ में पोल रिकॉर्ड है उसमें तो जरूर ये कहा जाएगा कि दोनों जगह के चुनाव नतीजे बड़े चौंकाने वाले होंगे। जो पश्चिम बंगाल के वोटिंग टर्नआउट है। जी, एक बात मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगा कि आप जवाब दें। लगातार मुझे कहा जा रहा है कि मैं दूसरी स्टोरी पर जाऊं, लेकिन ये जो इतना हाई परसेंटेज है, एक जमाना था कहा जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है, अब हर बार ऐसा नहीं देखने को मिलता। आप कैसे आकलन करेंगे इसका? बिल्कुल, देखिए ये होता ट्रेंड वही है कि लोग जब घर से निकलते हैं, जैसे सौरभ आपको डेटा दे रहा था, जिन जिन जगहों पे लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा है उन जगहों पे अगर दिन के 1 बजे और 3 बजे के तक में 80% का आंकड़ा पार कर गया है तो ये वोट रिएक्शन का है। जिन जिन जगहों पे वहां के वोटिंग में वोटर्स को जिस तरह से पिछली बार धमकाया गया था, वहां अगर ये आंकड़ा 90% से ऊपर जाता है तो ये वोट रिएक्शन का है। तो ये आप कह सकते हैं कि जहां पश्चिम बंगाल में जो बढ़े हुए आंकड़े देखते हैं वो बढ़ा हुआ आंकड़ा एंटी इनकम्बेंसी का भी हो सकता है, वो बढ़ा हुआ आंकड़ा इलेक्शन मैनेजमेंट में जो उनके पोलिंग एजेंट से लेके और कार्यकर्ता ने काम किया है, जो लोगों को बूथ तक लाया है, उसका भी असर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निखिल कि जब लोग इस दिन 40-42 डिग्री में घर से निकलते हैं तो वो बड़ा निकलने वाला जो ये समूह होता है वो रिएक्शन का होता है। बिल्कुल, और इसलिए आप कह सकते हैं कि जी सबसे बड़ी बात यह है विनोद जी कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र जरूर जीत रहा है और ये तस्वीरें हम सबको खुश करने वाली हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका भी, और सौरभ आपका भी। हम आपसे सौरभ और भी अपडेट्स लेते रहेंगे दिन में, और विनोद जी आपको भी हम अगली खबर पर जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और अब बात करेंगे ब्रेक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता है जिसको हिंदी में कहा जा रहा है, उसके बारे में आपने बहुत बातें पहलगाम हमले के बाद पिछले 1 वर्षों में सुनी होंगी और अब पाकिस्तान एक बार फिर गीदड़ भभकी उस पर दे रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। आरोप लगाया कि भारत इस समझौते को निलंबित कर पानी को हथियार बना रहा है, पानी को उसने मिसाइल बना लिया है, ये कहना पाकिस्तान को। भारत ने उसी मन से जवाब देते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन निर्णायक रूप से समाप्त नहीं करता, तब तक उसे पानी और बातचीत से वंचित रखा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। जाहिर है बीते 50 वर्षों में भारत के 3 नदियों पर एकाधिकार मान बैठे पाकिस्तान को यह एक बड़ा झटका दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले का पहला जवाब भारत की ओर से वाटर स्ट्राइक के रूप में ही दिया गया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान में इतनी खलबली मच जाएगी। अब कश्मीर को गले की नस बताने वाले मुल्ला जनरल मुनीर के खुद का गला सूख रहा है। चिलचिलाती गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर पानी की चिंता सताने लगी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी हुकूमत और हुक्मरान स्थानीय मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर दुनिया के सामने इसे भारत का वाटर मिसाइल दागने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पिछले हफ्ते इस अभियान की शुरुआत करके ग्लोबल मीडिया और पाकिस्तान के थिंक टैंक के बीच पाकिस्तान के पक्ष को मजबूती से रखने की अपील की है। राष्ट्रपति जरदारी की पहल पर कई देशी विदेशी मीडिया पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले को गौड़ करके पाकिस्तान के पक्ष को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। जरदारी ने इंडस वाटर को इंटरनेशनल संधि से ज्यादा मानवता का सरोकार बताया। पाकिस्तान की आधी आबादी का जीवन इंडस वाटर पर निर्भर है। जानकार मानते हैं कि दुनिया शायद ये भी देखेगी कि भारत ने निर्बाध रूप से अपने 3 नदियों के पानी को पाकिस्तान जाने दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने उसे ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स देने का सपना देखा था और आज भी उसी के लिए साजिशें करता रहता है। पिछले साल भारत ने चिनाब नदी पर अपने 2 डैम का पानी रोका तो पाकिस्तान के सिंधु प्राधिकरण ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खरीफ के सीजन में अगले महीने तक 21% पानी की किल्लत किसानों को झेलनी पड़ सकती है। इस वर्ष यह हालात और गंभीर हो सकते हैं। ये वही भारत है जिसने 1965, 1971 और 1999 की जंग के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में सबसे बड़े उदार समझौते के रूप में इंडस वाटर ट्रीटी को माना जाता है। नेहरू जी ने इसे शांति के लिए गुडविल जेस्चर कहा था, लेकिन इसके बदले भारत को बेगुनाहों का खून बहाया, 3 युद्ध लड़े। लेकिन आज का भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा कड़ा जल प्रहार किया है। सिंधु और पंजाब के बीच गृह युद्ध से सहमा पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर बने कोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को पिछले साल रोक दिया था। जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन सिंध प्रांत में शुरू हुए भारी विरोध के कारण इसे रोकना पड़ा था। पाकिस्तान के लोग इस बात से परेशान हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन मुश्किल हो जाएगा, खेतीबाड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन पीस कीपर बना पाकिस्तान भारत के खिलाफ आर्टिकल लिखवा रहा है, लेकिन पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या पर प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद सख्त संदेश दिया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। क्या कहा था पीएम ने उस समय, आइए आपको सुनाते हैं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आपके साथ ही करते हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं इस सीजन में, जिस तरह से ये पाकिस्तान में हाहाकार जैसी स्थिति है और ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में पाकिस्तान इंटरनेशनल जगत में ये लगा हुआ है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और भारत के रुख को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो एक रवैया रहा है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से विक्टिमहुड खेलता है। पाकिस्तान को कभी भी ऐसा मतलब कि हमने फील नहीं किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा विक्टिमहुड खेला है और वही वो नीति अभी भी अपना रहा है। जैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध भी किए, हमने विराट दिल दिखाया। नेहरू जी ने तो कहा था कि हम पानी जो है वो पीस के लिए दे रहे हैं, पर पीस तो मिली नहीं, पर पानी तो हमने दे दिया। लगभग और यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, पानी हमने पाकिस्तान को आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव। As you may recall, the removal of the requirement of transit visas for Indian passport holders was agreed between Prime Minister and President Macron during their meeting in Mumbai in February this year. The government of France has now operationalized this agreement, and Indian nationals transiting through mainland France exclusively by air will no longer need a transit visa with effect from 10th April 2026. So please note the date, 10th April 2006. The decision reflects the enduring partnership between India and France, elevated to the level of a special global strategic partnership during the recent visit of President Macron, and further facilitation of smoother movement of people and enhanced people-to-people ties. So this is the announcement. We'll also have a press release on this, so you can refer it to that. With that, I open the floor for questions. फ्रांस ने एक पहल किया है। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन की यात्रा हुई थी भारत की, उस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में ये तय हुआ था कि जो हमारे लोग हवाई मार्ग से फ्रांस जाते हैं उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आगे से नहीं पड़ेगी। इस समझौते को फ्रांस की सरकार ने इसको लागू कर लिया है और ये 10 अप्रैल 2026 से अब लागू होगा। विशेष जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए जो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति इस पर जारी कर रहे हैं, उस पर आप नज़र डालें। 10 अप्रैल से लागू हो, विथ इफेक्ट फ्रॉम, सॉरी, हो गया। So with that, we open the floor for questions. Siddhant? Sir, first, of course, Japan has lifted their export on the export of lethal weapons. What's India's response? And secondly, on Donald Trump endorsing a post comparing India and China as hellholes, what is the reaction of the Indian government? Sorry, can you repeat your question again? Second question? The second question is, Donald Trump has endorsed a post. The post compares India and China as hellholes. What is the Indian government's response on the US president terming India in a derogatory manner? And your first question was about export controls? Export controls being lifted by Japan, exporting of lethal weapons now allowed by Japan, which is a break in the past when it comes to traditional policy of the Japanese government. This is part of the defense equipment. Correct. Yeah. Okay. Thank you. सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा कि पश्चिम एशिया के मुद्दे पर भारत भी कोई आने वाले वक्त में भूमिका निभा सकता है। उस भूमिका को लेकर अगर कोई जानकारी आप साझा कर सके, किस तरह की भूमिका हो सकती है? Good afternoon, sir. I'm Ashok from The Pioneer.
there is a multiple videos circulating from India and Nepal border, and which is showing about the Bhansar and something related to customs, and there is a very negative impressions is roaming around the border area, especially from the Bihar and Nepal. Your comment would be great. ये वीडियो काहे की बात कर रहे हैं आप? ये कस्टम्स इम्प्लीमेंटेशन लागू करने का, ठीक है, ओके. अभिमन्यु. Good afternoon, sir. Sir, any information on whether we are going to continue imports of oil from Russia? Is the sanction waiver extended? And sir, secondly, on the India-US trade talks, our delegation is already on its way back. Any information on whether there is an outcome from the talks? Dalish. So amid alteration of balance of power in Strait of Hormuz, when Pakistan is playing interlocutor and Pakistan also deploying weapons and fighter jets in Saudi Arabia, our NSA has visited Saudi Arabia, sir. So how is it's gonna make our position stand in there, and amid the escalation and ongoing blockade, sir? Okay, Siddhant, first to your question regarding some of the recent announcements, changes made by the government of Japan. India welcomes Japan's review of the 3 principles on transfer of defense equipment and technology. Defense and security cooperation forms an important pillar of India-Japan special strategic and global partnership. As part of the joint declaration on security cooperation between India and Japan, both sides have committed to increase practical cooperation in the interest of their national security and continued economic dynamism. This includes promotion and facilitation of technological and industrial collaboration between the government entities and private sector stakeholders for resilience in sectors critical to national security. So we welcome the steps that have been announced by Japan. In regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. आपका सवाल रक्षा मंत्री के वक्तव्य को लेकर था. देखिए, जहाँ तक पश्चिम एशिया का सवाल है, वहाँ जो संघर्ष चल रहा है, उस पर हमारी नीति बहुत साफ है कि हम हमेशा से शांति के पक्ष में खड़े रहते हैं, और शांति के पक्ष में, शांति के पहल के लिए कोई भी कदम उठाया जा रहा है या उठाया जाएगा, उसका हम समर्थन करते हैं. इसके अलावे हम लोगों ने हमेशा से ये कहा है कि कोई भी मसला हो, कोई भी संघर्ष हो, कोई भी मतभेद हो, उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से, यानी कूटनीति और संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए. तो ये हमारा पक्ष है और यही हमारा भारत का पक्ष है. अभी अशोक, नेपाल के मामले में वी हैव, you rightly pointed out several social media reports. We've also seen some reports about enforcement by Nepali authorities of pre-existing provision that outlines collection of customs duty from cross-border travelers in case they carry items which are purchased in India, of course, and which have a value of over 100 Nepali rupees. We understand that the government of Nepal has taken this step primarily with the intent to curb informal trade and smuggling. We have also seen a statement by a senior Nepali official stating that civilians carrying personal goods or household goods will not be obstructed. We remain engaged on these developments. ठीक है. हमको लगा आप बोल रहे हैं कि इसको नेपाली में बोलिए. आप सीमा के निकटवर्ती से आते हैं, इसलिए मुझे लगा.
कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने देखी हैं, कुछ खबर देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेपाल की सरकार जो भारत से लोग जाते हैं और अपने साथ कुछ सामान लेके जाते हैं उस पर वो कस्टम्स ड्यूटी लगाएगी। ये प्रावधान पुराना है लेकिन उसको अभी उन्होंने लागू किया है। साथ ही साथ ये हमारा समझ है कि ये जो कदम नेपाल के सरकार ने उठाया है, ये जो अनौपचारिक व्यापार चल रहा है और साथ ही साथ जो तस्करी चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसके लिए कदम उठाया गया है। मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी की तरफ से ये वक्तव्य आया है कि जो लोग भारत से जो लोग नेपाल जा रहे हैं अपने साथ में वो निजी सामान ले जा रहे हैं और निजी इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं तो उस पर कोई रुकावट, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। 100 रुपया से अधिक पर टैग लग रहा है, ठीक है, उसमें तस्करी कहाँ हो सकती है? 100 रुपये जैसे मैंने कहा कि ये कदम उन्होंने उठाया है और जो लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान अपने साथ ले जा रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, जो लोग हमारे यहाँ से नेपाल की यात्रा कर रहे हैं और साथ में अपने सामान ले जा रहे हैं और वो सामान उनके पर्सनल यूज़ के लिए है, निजी मामलों के लिए है, हाउस होल्ड गुड्स में आता है, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। बाकी रहा कि इस मुद्दे पे नेपाल सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं। Amani, on oil, again, I will only say what I have said on several occasions. Please refer to a statement that remains our point, that energy sourcing for us is based on certain parameters, and those parameters I have emphasized them in the past as well, and it continues to be that. That remains to be the case. On bilateral talks on India-US bilateral trade agreement, yes, a team from the India went to Washington DC for negotiations on a bilateral trade agreement. These engagements are ongoing and constructive. Both sides are working towards a balanced, mutually beneficial and forward-looking trade agreement, taking into account each other's concerns and priorities, and to reach a trade target of $500 billion by 2030. So that is where we are on the bilateral trade agreement. Shailesh, on National Security Advisor visited Saudi Arabia. This was part of our outreach to countries in the Gulf. This was done on the direction of our Prime Minister. Earlier, External Affairs Minister also had visited UAE, and our Petroleum Minister had visited Qatar. In addition, we also had outreach made by our Commerce and Industry Minister, who spoke to several of his counterparts. As far as Strait of Hormuz is concerned, you know our position very well. We continue to call for unimpeded access or unimpeded navigation and transit rights for commercial shipping. More? Ishi? This is Yeshi Seli from Business India. How many ships are still stuck in Hormuz, especially after that incident where a ship which was cleared was fired upon? And, how many are still there? How many have come back to India? And also, I have a question on the 8th Naval Veteran Commander Purnendu Tiwari. He was cleared by a court in Qatar on March 12th of the financial misappropriation charges. Why is he still languishing in jail? It's been over 2 years and 2 months. सर ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी न्यूज़ से मेरा सवाल है, अभी इसके पहले सिद्धांत ने भी सवाल किया था कि जो ट्रंप की पोस्ट है भारत को और चीन को लेकर, और भारत की तुलना नर्क से की गई है, इस पोस्ट को लेकर देश में नाराजगी है और खासतौर से बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भारत सरकार को इस पर ऑब्जेक्शन जताना चाहिए अमेरिका के साथ, क्योंकि ये पोस्ट निंदनीय है। तो इसको लेकर क्या भारत सरकार अमेरिका के समक्ष विरोध जता रही है या अपनी आपत्ति जता रही है? भारत का क्या रोक है? थैंक यू। ओके, पढ़ें। Sir, Pranay Upadhyay from India Today and Aaj Tak. Recently, there have been again some incidents of firing involving some ships in Strait of Hormuz, and there are reportedly some Indian seafarers on board on those ships.
So what is the status of those seafarers, Indian seafarers, and how many incidents involving Indian ship or the Indian seafarers involving these firing incidents in Strait of Hormuz in last 2 days? Please. Saurabh from the Outlook Business. Is India still importing the Iranian oil? And if yes, can we get some details? So first, Yeshi, coming to your question on Indian ships, we have 10 Indian ships which have exited Strait of Hormuz safely in the last few weeks. We have 14 Indian ships which are still in the Persian Gulf. On your second question regarding Commander Tiwari, let me make it very clear. Please don't conflate two issues. The court judgment that you are talking about, that's a separate March 12 court judgment. He was sentenced by Qatar's Court of Cassation along with Omani owner and other Qatari officer. This judgment came in February of 2026. The other case that you are referring of March 12th, that's a separate case in which he has been given relief, but presently he is detained in this particular case on which the Court of Cassation of Qatar gave a ruling, sentenced him. That judgment came in February of 2026. As far as we are concerned, we are in touch with his family and we are extending all possible support. I would again like to mention, because we see that all issues get jumbled up, that this case in which Commander Tiwari has been sentenced is a separate case from the one in which he and others were released following GUI's intervention. There are two separate cases. From इनका जो सवाल है सिद्धांत का सवाल था, उसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया है. वही सवाल आपका ही है प्रणय. कल की बात है, जो फायरिंग हुई, 2 विदेशी जहाज पे फायरिंग हुई थी. उस पे कुछ हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स नाविक थे, वो लोग सुरक्षित हैं. और ये 2 जो जिस पे फायरिंग हुई है एक विदेशी जहाज हैं. तो इसके बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि विदेशी जहाज हैं. और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान की सरकार से हमारा लगातार बातचीत चल रही है ताकि जो हमारे वहाँ पर शेष जहाज हैं वो सुरक्षित भारत आए. ये सवाल आपने अंग्रेजी में किया था. Anyway, so just to say that, in these 2 ships which were fired, they are foreign owned. There are some Indian nationals on them, on board these ships. They are safe. As far as our ships are concerned in the Persian Gulf, we continue to remain in close conversation with Iranian authorities so that they can safely exit Persian Gulf and reach India. The other incident which had happened involving 2 Indian ships, that happened on last Saturday, on which you must have seen the statement that we issued. Saurabh, on oil, our position on what we buy, how we buy, etc., that has been made amply clear. Please refer to those statements. More? Suhasini? So Hasini Heather from The Hindu. I wanted to ask Secretary West, Sibi George is in New York. He met the UN Secretary General. He addressed the IGN on UNSC reforms. I wanted to ask, 1 year after Pahalgam, is there any movement on India's desire to designate the TRF as a group? Was this raised by India with the UN Secretary General and with other members of the UN Security Council at present? And why is it that there has been no movement on this issue, which about 11 months ago a specific MEA team had gone to New York just to discuss? The second question is, he in his statement on UNSC reform, India has backed the Africa formula for 26 states. Will this include the veto as well for the new members of the UNSC? Thank you.
Jessica. Hi, sir. This is Jessica Taneja for Doordarshan Network. According to Bangladeshi media reports, they're suggesting that ammunition made in India by the ordnance factories has been found in the Chittagong hill tracks. Any comments on that? Please. Hi, I'm Shalu from Deutsche Welle. I have two questions, sir. On Defense Minister Singh's visit to Germany, could you share how close the two countries are to locking the submarine deal? And the other question is about, we're hearing some reports on Mr. Modi's upcoming trip to Europe for the India-Nordic Summit. Could you share the agenda, the dates, anything you may have finalized? Neeraj. सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी और कुछ अन्य विश्व नेताओं का नाम लेकर कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन को वार समाप्त करने के लिए सीधे सीधे कहना चाहिए, क्योंकि वो और बाकी मध्यस्थता के जो प्रयास थे वो सब विफल हो चुके हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? Okay. So first, coming to Suhasini, your question. Secretary West is traveling or has traveled to New York. He made several statements there, including, if I'm not wrong, in the ECOSOC. He also met the Secretary General, and several issues that are part of our agenda at the UN were discussed. In regard to TRF, I can say that the monitoring team is considering this, and we continue to push hard because we want to strengthen global fight against terrorism. And in that regard, it's important that UN member states are on board with how we approach fighting terrorism, globally speaking. On UN reforms, UNSC reforms, these are some of the technical issues, but our point remains that global governance needs to be changed because they have to be anchored in contemporary realities. There are several proposals. I am not particularly clear about the technicalities that you mentioned, but yes, we want to push for broader, more democratic global governance, which includes the voice of the global south, which includes other countries who aspire to be. India, of course, has a stake in expanding global governance reforms. Jessica, your question. We have seen some reports. It would not be appropriate for me to comment on unverified media reports on this particular issue, but it may be noted that Indian ordnance factories operate under strict guidelines and under very strict accountability and stringent accountability frameworks. Shalu, on the visit of Defense Minister, this visit has happened after some time. You saw we had the Chancellor of Germany visiting India this year, and this is a follow-up visit. Both countries want to strengthen their defense ties. The visit covered several aspects. You would have seen the press release issued by the Ministry of Defense, but just to reiterate some of the highlights, this was an official visit of Raksha Mantri, which took place from 21st to 23rd of April. He held bilateral talks with his German counterpart, His Excellency Mr. Boris Pistorius, focusing on defense industrial collaboration, military-to-military engagements, and opportunities in emerging defense technologies. Two key outcomes of the visit includes the signing of the Defense Industrial Cooperation Roadmap and implementing arrangement for UN peacekeeping operations training. Raksha Mantri also addressed the German Parliamentary Standing Committee on Defense and Security. He also met with several defense representatives in Germany. In addition, he had public engagements as well, which means he went to the Humboldt University to speak there, and he also had an interaction with the Indian community in Berlin. This visit of Raksha Mantri came after several years, after a gap of 7 years, but it has given a big boost to India-Germany defense partnership. नीरज, आपका सवाल यूक्रेन को लेके। यूक्रेन पे जो हम लोग पहले कहते रहे, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी मसला है उसको संवाद के माध्यम से और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।